बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे सियासतदानों को फॉल कोड का कोई फोबिया सा हो गया है। केसेस सामने आते हैं तो फौरी तौर पर सियासतदानों की तरफ से फॉल कोड बनाने का मुतालबा कर दिया जाता है। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के हवाले से भी इस हुकूमत की तरफ से बार बार सुप्रीम कोर्ट को कहा जा रहा है कि फॉल कोड बनाया जाए। एक तरफ ये फोबिया है, दूसरी तरफ अदालत की तरफ से जनाब चीफ जस्टिस साहब की तरफ से भी हमाकत का इजहार किया जा रहा है। उनकी तरफ से भी अहमकाना तौर पर जवाब दिया जाता है कि नहीं, फुल कोर्ट नहीं बनाया जाएगा, हमारे पास जजेस की तादाद पूरी नहीं है, जज साहिबान गर्मियों की छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं। इसके साथ साथ सियासतदानों की तरफ से, इसके साथ ही हुकूमत की तरफ से कहा गया कि जितने दस्तयाब जज हैं उन पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बना दिया जाए, लेकिन चीफ जस्टिस साहब की तरफ से इस मुतालबे को भी नहीं माना गया और इनकार कर दिया गया। इससे पहले आप चले जाएं, हमजा शहबाज का मामला था तो यही मुस्लिम लीग नून इनकी तरफ से बार बार कहा जा रहा था, हुकूमत भी इनकी थी कि फुल कोर्ट बना दिया जाए, लेकिन जज साहब मान कर नहीं दिए। और उससे पहले जब इमरान खान की हुकूमत का खात्मा किया गया था, वो केस भी कासम सूरी वाला अदालत में चल रहा था। उस मौके पर भी तहरीक इंसाफ की तरफ से फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा किया गया था, लेकिन हर दफ़ा ऐसे मुतालबात को रद्द कर दिया गया। आखिरकार अब मामला है फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल का, या एक दो और केसेस भी हैं, उनमें भी इस हुकूमत की तरफ से फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की गई है, लेकिन चीफ जस्टिस साहब की तरफ से सबको मुस्तरद कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। आखिरकार इससे कौन सी क़यामत आ जाएगी? अगर आप फुल कोर्ट बना देते हैं, बना दे फुल कोर्ट, आपको ख़तरा है तो फुल कोर्ट से क्या ख़तरा है? क्यों इतना ज़्यादा खौफज़दा है? क्या हो जाएगा? सारे जज मिलकर बैठ जाएंगे तो एक अच्छा फैसला आ सकता है, उस तरफ जाए या इस तरफ जाए। अब बात कर लेते हैं परवेज़ खटक की। उन्होंने अपनी अलग पार्टी तो बना ली, तहरीक इंसाफ से एक और पार्टी को जन्म दे दिया, तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन। इसके साथ साथ परवेज़ खटक साहब जिस तरीके से इमरान खान पर गरज रहे हैं, बरस रहे हैं, उससे तो ये नज़र आता है कि जैसे इमरान खान ने इनका बहुत कुछ बिगाड़ दिया है। उन पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि कई बार मौका मिला इंतखाबात में जाने का, लेकिन इमरान खान इंतखाबात में नहीं गए। और मेरे पास ऐसे ऐसे राज हैं, मैं उन राजों से पर्दा उठाऊंगा तो फिर आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। ये परवेज़ खटक साहब की तरफ से कहा जा रहा है। आखिरकार परवेज़ खटक को इमरान खान ने ऐसा क्या कह दिया कि ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं। इनकी तरफ से खैबर पीके में तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों पर मुश्तमिल पार्टी बना ली गई। इनकी तरफ से ऐलान किया गया कि वहाँ पे 57 वो लोग आए थे जो MNA थे, जो MPA थे और जो बल्दियाती अदारों के लिए मुंतखब हुए थे। लेकिन जो तफसीलात सामने आई हैं उनके मुताबिक ये है कि 38 से 39वां बंदा वहाँ पे नहीं था, लेकिन इनकी तरफ से 57 का दावा कर दिया गया। और 57 में से भी एक बंदा वो है जो इस दुनिया में नहीं है, और परवेज़ खटक साहब का दामाद इमरान खटक वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। उनको भी शामिल दिखाया गया कि वो भी इन लोगों में बैठे हुए थे जिनकी मौजूदगी में परवेज़ खटक ने नई पार्टी बनाने का ऐलान किया। इनके दामाद इमरान खटक की तरफ से तरदीद कर दी गई। उन्होंने कहा कि मैं तो पाकिस्तान में ही नहीं हूँ और मैं उसमें कैसे शामिल हो सकता था, और मेरा कोई इरादा नहीं है तहरीक इंसाफ को छोड़ने का, मैं इस पार्टी में कतई तौर पर नहीं जा। ये उनकी तरफ से तरदीद की गई है। और दो लोग ऐसे भी हैं इन लोगों में जिन्होंने तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन में शमूलियत इख्तियार की है। दो लोग वो भी हैं जो 2 रोज़ कबल गिरफ़्तार होते हैं, उनका 14 रोज़ का जिस्मानी रिमांड दे दिया गया, लेकिन वो भी इस शादी हाल में मौजूद थे जिसमें परवेज़ खटक की तरफ से नई पार्टी बनाने का ऐलान किया गया। इन दो में से महर वाजिद हैं, दूसरे अरबाब वसीम हैं। इन लोगों को किस तरह से रिहाई मिल गई, कैसे इनकी ज़मानत हो गई, कैसे वो उस शादी हाल में चले गए जिसमें नई पार्टी जन्म ले रही थी। और यहाँ पे सवाल ये भी है कि इमरान खान की पार्टी से, यहाँ पे सवाल ये भी है कि तहरीक इंसाफ से 2 ग्रुप निकल गए, एक तो तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन और दूसरी IPP इस्तेहकाम पाकिस्तान।
استحकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन की और अलीम खान की, तो इसके बाद आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि तहरीक इंसाफ तकसीम हो गई, लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान की पार्टी से जो तहरीक इंसाफ अब भी मौजूद है, तहरीक इंसाफ जिसको इन्होंने इंतहाई ज़्यादा अपनी तरफ से कमज़ोर कर दिया है, 2 ग्रुप उसमें से निकल गए, लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान की पार्टी से इतने ज़्यादा खौफ ज़्यादा हैं। उन पर पाबंदी की बातें हो रही हैं, इमरान खान की गिरफ्तारी की बात हो रही है, इमरान खान को नाअहल करार देने की बातें हो रही हैं। आखिरकार इतना खौफ क्या है? जिस तरह से आपको याद होगा कि टीपू सुल्तान को अंग्रेज़ों ने शहीद कर दिया था, उनकी मैयत वहाँ पे पड़ी हुई थी, लेकिन अंग्रेज़ इतने खौफज़दा थे कि टीपू सुल्तान की लाश के करीब भी नहीं जा रहे थे। इसी तरह से आप लोगों ने तहरीक इंसाफ का अपनी तरफ से ख़ात्मा कर दिया। इसके बावजूद भी इमरान खान से उसी तरह से खौफ है जैसा खौफ टीपू सुल्तान की लाश से अंग्रेज़ों को था। इमरान खान को फिर भी नाअहल करवाने की कोशिशें जारी हैं। उनकी गिरफ्तारी के हवाले से ही बातें सामने आ रही हैं और पार्टी पर पाबंदी की भी बातें हो रही हैं। बाकी पीटीआई छोड़ने वालों को कुछ लोग गद्दार कह रहे हैं, कुछ लोग वफादार कह रहे हैं और कुछ लोग उनको मासूम कह रहे हैं। गद्दार कौन कह रहा है? वो पीटीआई वाले कह रहे हैं कि ये हमें छोड़ गए तो ये हमारी पार्टी के गद्दार हैं। वफादार कौन कह रहा है? जिनके साथ जाके मिल गए हैं वो इनको वफादार कह रहे हैं। और मासूम कौन कह रहा है? मासूम आप भी कहेंगे, मैं भी कहता हूँ। वो इस तरह से कि इनके साथ जो कुछ हो गुजरी है, इसी वजह से इन्होंने पार्टी छोड़ी है। तो नाजरीन थोड़ा सा पीछे चले जाएं। उस्मान बुज़दार ने भी तहरीक इंसाफ छोड़ दी थी, शीरी मज़ारी ने भी तहरीक इंसाफ छोड़ दी थी, उन्होंने तो सियासत ही छोड़ दी थी। और फिर अबरारुल हक ने भी तहरीक इंसाफ छोड़ी थी। आपको याद होगा कि शीरी मज़ारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया था, उन्होंने एक तहरीर पढ़कर सुनाई। शीरी मज़ारी ने कहा था कि मुझे जेल में मेरी बेटी की वीडियो दिखाई गई थी। और फिर आ जाएं उस्मान बुज़दार की तरफ, अबरारुल हक की तरफ, और ऐसे और बहुत से लोग होंगे। जब इन लोगों की तरफ से मीडिया के साथ गुफ्तगू की गई तो उससे पहले इन लोगों की बेटियां, जवान बेटियां कहाँ पे थी? बहुत बड़ा सवाल है। आगे चलते हैं तो इस तरह से परवेज़ खटक के साथ जाने वाले और ख़ुद परवेज़ खटक भी, उनके साथ क्या कुछ नहीं हुआ होगा। ऐसे लोगों को ब्लैकमेल भी किया जाता है, ऐसे लोगों को लालच भी दिया जाता है और ऐसे लोगों को तशद्दुद का भी निशाना बनाया जाता है। इसके अलावा भी कई हरबे हैं, कई हथकंडे हैं जो इख्तियार किए जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल डट कर खड़े हो जाते हैं, जैसे शहरयार अफरीदी है। उसने तो ये कह दिया था कि मैं, मेरी औलाद, मेरी दौलत, सारा कुछ इमरान खान पर कुर्बान है। इस तरह का हर कोई पठान, हर कोई इंसान नहीं होता, लेकिन कुछ लोग अपनी इज़्ज़त के लिए, कुछ लोग अपनी सियासत के लिए, कुछ लोग अपना माल बचाने के लिए, कुछ लोग अपनी औलाद की वजह से खुद को तब्दील करने पर मजबूर हो जाते हैं। ये सारा कुछ किसी के साथ भी हो सकता है और डट कर खड़े रहने वाले बहुत कम ही नज़र आएंगे। और जो लोग अपनी साइड बदल जाते हैं तो आप उनको फिर समझ लें कि उनकी क्या बड़ी मजबूरी थी। तो ऐसे लोगों को आप किसी हद तक मासूम भी कह सकते हैं। मौलाना फजल रहमान ने मासूम सी ख्वाहिश का इजहार किया है। मौलाना फजल रहमान की ये ऐसी ख्वाहिश हो सकती है कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। उन्होंने कहा कि मुझे सदर पाकिस्तान बना दिया जाए। कुछ लोगों की तरफ से मौलाना फजल रहमान का मजाक उड़ाया जा रहा है, लेकिन मजाक वाली बात नहीं है। पाकिस्तान में सब कुछ हो सकता है। पाकिस्तान में आप किसी भी ओहदे पर जा सकते हैं, आप सदर बन सकते हैं, हत्ता के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी बन सकते हैं। आपके सामने काजी फाइज वाला मामला है, वो जज कभी नहीं रहे, लेकिन उनको बलोचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनना भी मुमकिन है। और मौलाना फजल रहमान की तरफ से जैसा कि सदर बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया गया है, तो ये भी सदर पाकिस्तान बन सकते हैं। हमने बात की है कि पाकिस्तान में आप सवाए एक के किसी ओहदे पर भी जा सकते हैं, जैसे चीफ जस्टिस है, जैसे किसी कमेटी का सरबराह होना, जैसे किसी सूबे का गवर्नर होना, वज़ीर आला होना, या किसी भी वजारत पर चले जाना। तो मौलाना फजल रहमान साहब ऐसी कई वजारतें इंजॉय कर सकते हैं। अगर मौलाना फजल रहमान या कोई भी बंदा
نہیں بن سکتا تو پھر آرمی چیف نہیں بن سکتا، لیکن ایسی خواہش کا مولانا فضل الرحمان کی طرف سے اظہار بھی نہیں کیا گیا۔ اب بات کر لیتے ہیں جج صاحب کی، دلاور صاحب کی، ہمایوں دلاور کی، جو عمران خان کا توشہ خانہ کا کیس سن رہے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ خبریں اور اطلاعات میڈیا پر چلتی رہیں کہ ان کا ایک فیس بک اکاؤنٹ ہے جس پر وہ عمران خان کے خلاف بہت سی پوسٹیں لگاتے رہے ہیں۔ ان کی طرف سے آج عدالت میں بیٹھ کر اعتراف کیا گیا، چوری کا اعتراف کر لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اکاؤنٹ واقعی میرا ہے، لیکن جو پوسٹیں لگی ہیں وہ میری پوسٹیں نہیں لگی۔ ان کے فیس بک اکاؤنٹ پر جس طرح سے پوسٹیں لگی تھی، ہو سکتا ہے کہ کسی اور نے پوسٹیں لگا دی ہوں، لیکن وہ پوسٹ اسی وقت تک برقرار رہ سکتی ہے جب تک آپ چاہیں گے۔ آپ چاہیں تو اس کو 1 منٹ میں ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اور آپ کے فیس بک پر وہی پوسٹ برقرار رہتی ہے جس کے ساتھ آپ اتفاق کرتے ہیں۔ تو جج صاحب کی طرف سے چوری کا اعتراف کر لیا گیا، لیکن ججی کی سینہ زوری سے انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے ہی عمران خان کا کیس سننا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ عمران خان کے اس کیس میں عمران خان کے خلاف وہ وہی فیصلہ دے دیں جس طرح سے ان کو لانے والے چاہتے ہیں۔ اور ناظرین، 1 منٹ کے لیے یہ سوچ لیا جائے کہ ہمایوں دلاور اس کیس سے الگ ہو جاتے ہیں تو کیا پھر ان کی جگہ پر کوئی ایسا جج آ جائے گا جو دیانتدار ہوگا، ایماندار ہوگا اور آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے والا ہوگا؟ کہ آپ کو ان حالات میں ایسا ممکن نظر آتا ہے؟ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔